हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फूड साइंस से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो भी होम साइंस के एग्जाम हैं और मुख्य सेविका, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है। यानी कि जिसमें हम किसी भी वसा यानी जैसे ऑयल हो गया, किसी भी ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कौन सी विधि होती है। ऑप्शन है रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टूइंग और सिमरिंग। तो ऐसी कौन सी विधि है। रोस्टिंग जो होती है जिसमें हम फैट और पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ को हम रोस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको भून रहे हैं। जैसे भुट्टा होता है आपका, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तरीके से उसको भूना जाता है। भोज्य पदार्थ को आग में चारों तरफ से घुमाते हैं ताकि उसका हर भाग जो होता है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। जैसे बैंगन का भरता बनाना हो तो उसको भी आग पे रोस्ट करते हैं, ठीक है। भुट्टा हो गया, चपाती हो गई, मीट हो गया, ठीक है। और इसमें भी दो तरीके से होते हैं, एक होती है आपकी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, ठीक है, और दूसरी होती है परोक्ष विधि जिसमें हम क्या करते हैं, सीधे आग पर नहीं भूनते हैं जबकि किसी माध्यम का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि टोस्टर हो गया डबल रोटी बनाने के लिए, तो इनमें हम किसी भी ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट हो गया, काजू हो गया, इनमें कुछ नेचुरल फैट होता है, इनको भुना जाता है, तो हम इसमें किसी भी ऑयल या किसी भी वसा का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी रोस्टिंग विधि कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, HACCP कब प्रारंभ हुआ था। HACCP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हैजार्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। हैजार्ड्स एनालिसिस एंड कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। खाद्य जोखिम विश्लेषण एवं उनके समीक्षात्मक नियंत्रण बिंदु। और ये कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1940, 1950, 1960 या फिर 1970 में। तो सर्वप्रथम ये 1960 में हुआ था शुरुआत, और इसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी। इसका कार्य क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका निरीक्षण करना, खाद्य सुरक्षा, प्रसंस्करण, निगरानी, जोखिम से बचाया जाना और नियंत्रण करना, यह सभी इसके कार्य होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। और इसका कार्य क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके निरीक्षण, नियंत्रण, निगरानी, प्रसंस्करण, सुरक्षा, ये सभी इसके कार्य होते हैं। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। HACCP फुल फॉर्म हैजार्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस महीने में पोषण माह मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो कब मनाया जाता है पोषण माह, तो ये सितंबर के माह में मनाया जाता है हर वर्ष। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 2018 से स्टार्ट हुआ था। इस बार जो मनाया गया है वो कौन सा है, 5वां है, ठीक है। 2022 का 5वां है। मुख्य सेविका का जो भी लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं वहां पर ये पूछे जाने की संभावना है। 1 से 30 सितंबर तक ये मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। इस बार की थीम थी महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, 2022 की थीम थी, ठीक है। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष पोषण माह बनाया जाता है सितंबर के माह में। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोषण माह कब बनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है, 1 से 30 सितंबर को। और इस बार कौन सा था, 5वां था, क्योंकि 2018 से मनाया जा रहा है। और इस बार की इसकी थीम थी महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, इस बार की थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन है 1944 में, 1954 में, 1964 में या फिर 1974 में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PFA, ठीक है। PFA की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो मिलावट से संबंधित था, ये कब आया था, 1954 में आया था। कभी लागू करने की तिथि पूछ ले तो 1 जून 1955 में ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन पकाने
भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियों में से किसमें पोषक तत्वों की सबसे अधिक सुरक्षा होती है। जितने भी आप मेथड पढ़ते हैं कुकिंग के, उसमें कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम अपने पोषक तत्वों को बचा सके, यानी कि उन्हें अधिक सुरक्षा मिलती है। ऑप्शन है पानी में उबालना, भाप में पकाना, आग में भूनना, घी में तलना। तो किसमें हम भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्वों को हम बचा सकते हैं, तो भाप में पकाना, यानी कि स्टीम कर कर हम अपने भोज्य पदार्थ के जो भी पौष्टिक तत्व हैं उनको बचा सकते हैं, भोज्य पदार्थ को स्टीम कर कर। ठीक है, भोज्य पदार्थ को स्टीम कर कर जो भी उसमें पोषक तत्व है उनको बचाया जा सकता है, जैसे कि मोमोज हो गया। ठीक है, मोमोज और भी बहुत सारे ऐसे, इडली हो गया, इन सभी को हम किस तरीके से पकाते हैं, भाप में पकाते हैं और इनके कोई भी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जबकि हम पानी में कोई भी चीज़ उबालते हैं या आग में भूनते हैं, घी में तलते हैं तो उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भाप में जब हम पकाते हैं, स्टीमिंग करते हैं किसी भी भोज्य पदार्थ को, तो उसके पोषक तत्व ऐसे ही बने रहते हैं। नेक्स्ट है आधारीय चयापचय निर्धारण का उपकरण है। आधारीय चयापचय, यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात हो रही है, और इसका उपकरण कौन सा होता है। ऑप्शन है लैक्टोमापी, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण, चयापचय मापी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है, बीएमआर रेट को मापने वाला जो उपकरण होता है वो होता है बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑप्शन मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का स्थान है, तो क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है 107वां स्थान, दूसरा है 108वां स्थान, तीसरा है 102वां स्थान। तो कौन सा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, भारत का स्थान कौन सा है इस बार। तो देखिए, जो 2022 की यदि हम बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, तो ये जो इंडेक्स है यह बताता है जो भी भूखमरी है, भोजन की या कमी से होने वाली जो भी परेशानियां हैं उनको संदर्भित करता है ये इंडेक्स। ठीक है, इसमें 4 आधार होते हैं। एक होता है आपका अंडर नरिशमेंट, यानी कि अंडर नरिशमेंट, अल्पपोषण हो गया आपका, जो इसके 4 मापन होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग होता है कद आयु के अनुसार यदि कम रह जाता है, हाइट बच्चे की आयु तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी हाइट कम रह गई है, इसे चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग होता है जब वजन कम रह जाता है बच्चे का, उसकी आयु तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसका वजन कम रह गया है। चौथा है इसमें बाल मृत्यु दर। ठीक है, पहला है अल्पपोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि बच्चे की कद आयु के अनुसार कम रह गया है, हाइट कम रह गई है। चाइल्ड वेस्टिंग तीसरा है, चौथा है बाल मृत्यु दर। तो इन 4 आधारों के द्वारा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये निकाला जाता है। इस बार जो भारत का स्थान रहा था 107वां स्थान रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां कौन सी हैं। ब्रेजिंग मेथड होता है खाना बनाने का, इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, संयोजन मेथड जिसे हम बोलते हैं, तो वो कौन सी है, ब्रेजिंग प्रक्रिया है। और इसमें यदि खाना बनाया जाता है तो कौन सी 2 विधियों का इसमें प्रयोग होगा। ऑप्शन है सॉल्टिंग व टोस्टिंग, ब्लांचिंग व रोस्टिंग, स्टूइंग व पोचिंग, रोस्टिंग एवं फ्राइंग। तो इसमें 2 विधियां कौन सी होती हैं, रोस्टिंग वह फ्राइंग। पहले किसी भी खाद्य पदार्थ को रोस्ट किया जाता है, उसके बाद उसे फ्राई किया जाता है, यही ब्रेजिंग प्रक्रिया होती है। यानी 2 विधियों का जिसमें प्रयोग हो, ठीक है, वो ब्रेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है किसमें कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, फास्फोरस 3% और सल्फर 3% होता है। तो क्या है ऐसा। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल एवं खनिज लवण या फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन में होता है कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, फास्फोरस 3% और सल्फर 3% इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
मार्मलेड तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन है पके हुए बेर से, पके हुए अमरूद से, नींबू जाति के फलों से, पक्के आम से। तो जो मार्मलेड है, मार्मलेड यानी कि मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बे जो होते हैं, तो आपने सुना भी होगा, नींबू का मुरब्बा हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया। तो ये सभी खट्टे जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, नींबू जाति के फलों से, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे मुरब्बे तैयार किए जाते हैं। इनका गूदा जो फल है उसका गूदा, रस, छिलके, इन सभी का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आधारीय चयापचय की दर बढ़ जाती है। आधारीय चयापचय की दर कब बढ़ जाती है? यहाँ पर बात हो रही है बीएमआर की, बेसल मेटाबॉलिक रेट की, ठीक है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर आधारीय चयापचय दर कब बढ़ता है? ऑप्शन है शारीरिक परिश्रम करने से, भय एवं स्नायुविक तनाव से, गर्भावस्था में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो सभी स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि जो बीएमआर है वो बढ़ जाता है। गर्भावस्था की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो 15 से 25% बढ़ जाता है, ठीक है। बीएमआर 15 से 25% बढ़ जाता है। वह स्नायुविक तनाव में भी बढ़ता है। शारीरिक परिश्रम यदि करेंगे तो भी बीएमआर बढ़ जाएगा। तीनों ही स्थिति में बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर यानी कि जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, जागृत हो, लेटा हुआ हो, भोजन किए हुए उसे 12 घंटे हो गए हो, और ऊष्मा की जितनी भी मात्रा उत्पन्न होती है या फिर काम में लाई जाती है, इसे बीएमआर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन पकाने की सिमरिंग विधि का तापक्रम होता है। जो भोजन पकाने की सिमरिंग विधि है उसका तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, 72 से 85 डिग्री सेल्सियस, 65 से 75 डिग्री सेल्सियस, 85 से 93 डिग्री सेल्सियस। तो सिमरिंग विधि यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को खदकाना, ठीक है। सिमरिंग को क्या कहते हैं? खदकाना। तो सिमरिंग विधि जो है खदकाने की विधि होती है, जिसमें किसी भी भोजन को जैसे उबालते हैं, उबालने का जो तापक्रम होता है उससे कम तापक्रम पर पकाया जाता है, और इसी विधि को सिमरिंग या फिर खदकाना कहते हैं। कम पानी का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी भोज्य पदार्थ को खदकाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कम पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौष्टिक तत्व भी उसके बने रहते हैं, स्वाद भी और रंग भी उसी प्रकार बना रहता है। तो इसका जो तापक्रम होता है वो कितना होता है? 85 से 93, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 85 से 93 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमरिंग क्या है? भोज्य पदार्थ को खदकाना, यानी कि कम पानी का इसमें प्रयोग किया जाता है, कम पानी में भोज्य पदार्थ को पकाया जाता है। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट किन कारणों से प्रभावित होता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर की यहाँ पर बात हो रही है, और ये किन कारणों से प्रभावित होगा? ऑप्शन है शारीरिक आकार से, आयु से, शारीरिक संरचना से, या फिर तीनों से। तो यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये तीनों ही तरीके से यहाँ पर प्रभावित होता है। शारीरिक आकार व्यक्ति का, यदि व्यक्ति की आयु और वजन एक समान है लेकिन उसकी लंबाई में अंतर है, लंबाई उसकी भिन्न भिन्न है, तो बीएमआर भी उसका अलग अलग होगा, ठीक है। आयु की यदि बात करें, बच्चों का बीएमआर अधिक होता है, वृद्ध लोगों का बीएमआर कम होता है, ठीक है। शारीरिक संरचना भी इसी प्रकार प्रभावित करती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट तीनों ही तरीके से प्रभावित होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उपापचय का मतलब होता है। उपापचय का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है संश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाएं, आहार नाल में भोजन का पाचन, ऊर्जा मुक्ति एवं ग्रहण से संबंधित प्रतिक्रियाओं का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपापचय का मतलब क्या होता है? ऊर्जा मुक्ति एवं ग्रहण से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आपका उपापचय होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ कब पास किया गया? तो देखिए, एक तो इसमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का ही कुछ संबंधित क्वेश्चन था, किसके लिए ये लागू होता है। तो ये कब हुआ था? 1955 में ये लागू हुआ था, ठीक है। 1955 के अनुसार फल एवं सब्जी के संरक्षित उत्पादों के विक्रय एवं
उत्पादन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी कोई व्यक्ति है, यदि वह फल और सब्जी का विक्रय कर रहा है, उसका उत्पादन कर रहा है, तो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के तहत। ठीक है, कब आया ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर? 1955 में आया, जो फल एवं सब्जी के संरक्षित उत्पादों विक्रय और उत्पादन के लिए है। ठीक है, फल एवं सब्जी से संबंधित ध्यान में रखिएगा, एफपीओ पूछ लिया जाता है। एफपीओ किससे संबंधित है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। 1955 में ये आया। नेक्स्ट है, डिब्बाबंद फलोत्पादों एवं सब्जियों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। जो भी डिब्बाबंद कैनिंग फूड होता है, ठीक है, कैनिंग विधि में यदि उनको परिरक्षण संरक्षण करना है तो क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ग्लिसरीन, एसिटिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड या फिर ये सभी। तो ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निद्रा अवस्था में आधारीय चयापचय दर कितनी कम हो जाती है? तो निद्रा अवस्था में कितनी कम हो जाती है? ऑप्शन है 5%, 10%, 20% या फिर 40%। यदि हम बीएमआर की बात करें तो जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो 10 से 15% बीएमआर रेट उसका कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों में एक विटामिन रहता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। जितनी भी वनस्पति तेल हैं, ऑयल हैं, उनमें कौन सा विटामिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो कौन सा होता है? विटामिन ई होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिब्बाबंद कैनिंग की प्रमुख क्रियाएं होती हैं। डिब्बाबंद कैनिंग प्रोसेस जो होता है, जो भी भोज्य पदार्थ को डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में बंद किया जाता है और उसको संरक्षित रखने के लिए ये प्रक्रिया होती है। इसमें क्या प्रयोग होता है? ब्लांचिंग, प्रोसेसिंग, डिब्बे में भरना या ये सभी। तो देखिए इसमें क्या होता है? ब्लांचिंग होता है। ब्लांचिंग यानी खौलते हुए पानी में डब्बों को डालना एयर टाइट करके। ठीक है, प्रोसेसिंग भी होगी, डिब्बे में भी भरा ही जाएगा जो भी कोई भी भोज्य पदार्थ है, अचार, मुरब्बा वगैरह हो गया, तो ये सभी प्रक्रियाएं इसमें यूज होंगे कैनिंग मेथड में। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में सोडियम बेंजोएट का कार्य होता है। टमाटर सॉस जो होती है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। टमाटर सॉस में क्या प्रयोग हो रहा है? सोडियम बेंजोएट। और इसका कार्य क्या होगा? ऑप्शन है स्वाद बढ़ाना, संरक्षण करना, जीवाणु हनन करना या फिर यह सभी। तो इसका कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ को संरक्षित करना। जो भी टमाटर सॉस है उसको संरक्षित करना सोडियम बेंजोएट का कार्य होता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टमाटर सॉस में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट इसमें प्रयोग होता है भोज्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए। तो ये 20 एमसीक्यू थे आपके। कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें कहीं भी आपको कुछ और पूछना है या फिर जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, थैंक यू।